डियर स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस पढ़ाऊंगा। पॉलिटिकल साइंस में जेएस मिल को पढ़ाऊंगा। जेएस मिल, ठीक, जॉन स्टुअर्ट मिल। जेएस मिल को क्या पूरा नाम है? जॉन स्टुअर्ट मिल। ये इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था 20 मई 1806 को। 20 मई 1800 20 मई 1806 को कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 8 मई 1873। 1873। कहाँ? फ्रांस में। जेएस मिल जो इंग्लैंड के नागरिक थे और इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था 20 मई 1806 को, ठीक। 1806 को 8 मई 1873 में इन्होंने फ्रांस में अंतिम सांस लिया, ठीक। जेएस मिल के पिता, जो जेएस मिल के पिता थे, जेम्स मिल। इसके पिता कौन थे? जेम्स मिल। इनके पिता थे जेम्स मिल। जेम्स मिल जो थे वो एक प्रसिद्ध आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं दार्शनिक चिंतक तथा प्रसिद्ध इतिहासवेत्ता और अर्थशास्त्री थे। इन ऐसे विद्वान आदमी के एक पुत्र थे। ये भी बहुत प्रतिभा के विलक्षण व्यक्ति थे, जेएस मिल भी थे। और इनके दर्शन को हम पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं, अर्थशास्त्र में पढ़े होंगे हमने दर्शन, ठीक है। जेएस मिल को हमें क्या क्या पढ़ना है? जेएस मिल के जो प्रतिनिधि सरकार जो है, प्रतिनिधि सरकार के संबंध में जेएस मिल के दर्शन पॉलिटिकल साइंस में पढ़ना है। प्रतिनिधि सरकार के बारे में इन्होंने बताया कि प्रतिनिधि सरकार क्या होती है, कैसे प्रतिनिधि सरकार का कार्य होता है, क्या होना चाहिए, ठीक है, ये होता है, इन्होंने बताया, ठीक। अब इनकी हम क्या पढ़ेंगे? देखिए, क्वेश्चन ये हो सकता है कि प्रतिनिधि सरकार के संबंध में जेएस मिल के विचारों की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। प्रतिनिधि सरकार के संबंध में जेएस मिल के विचारों की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन ये हो सकता है, ठीक। आने की संभावना है। तो मैं आपको इनके बारे, ये इसके प्रतिनिधि सरकार के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि इन्होंने क्या सिद्धांत बता दिए, क्या दिया इन्होंने, ठीक है, क्या विचार इन्होंने रखा प्रतिनिधि सरकार के बारे में। मिल ऐसी शासन व्यवस्था की वो सर्वश्रेष्ठ नहीं मानता जो अधिक दक्ष हो। मतलब क्या है? अधिक दक्ष जो सरकार होती है उसको ये मानता ही नहीं है, ठीक। उसके विचार से, मतलब जेएस मिल के विचार से, वह शासन प्रणाली सर्वोत्तम है जो अपने नागरिकों को अच्छी राजनीतिक शिक्षा देता है। मतलब ये कहता है, जेएस मिल कह रहे हैं कि वो शासन प्रणाली अच्छी है जो अपने नागरिकों को राजनीतिक शिक्षा देता हो, ठीक है। अच्छी सरकार का मापदंड यही है कि वह किस सीमा तक अपने नागरिकों में व्यक्तिगत व संयुक्त रूप से गुणों को विकसित कर सकती है। मतलब व्यक्तिगत गुण और संयुक्त रूप से क्या विकसित कर सकती है, ये अच्छे सरकार का सर्वोत्तम सरकार का ये एक प्रथम प्रायोरिटी है, ठीक ठीक ठीक। उत्तम शासन के संबंध में मिल ने लिखा है कि वह शासन सर्वोत्तम है जिसमें प्रभुसत्ता शक्ति समुदाय के समूचे व्यक्तियों से निहित हो। प्रत्येक नागरिक को इस व्यक्ति के प्रयोग करने का अधिकार हो तथा सार्वजनिक कार्य करके उसे शासन में व्यक्तिगत रूप से भाग लेने का अधिकार हो। मतलब सार्वजनिक कार्य के लिए उसे शासन में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का उसके पास अधिकार हो। ये नहीं कि उसे व्यक्तिगत गुणों को उसके विकसित कर दिया जाए और शासन में उसे कोई दिया ही ना जाए, काम ही ना दिया जाए। तो प्रतिनिधि सरकार के तत्व इसने बताया, जेएस मिल ने प्रतिनिधि सरकार के कुछ तत्व बताए। वो कौन कौन से हैं? वे लोग जिनके लिए ऐसी सरकार का निर्माण किया जाए जो ऐसे सरकार को स्वीकार करने के इच्छुक हो। मतलब ऐसी सरकार का निर्माण किया जाए जो ऐसी सरकार को मानने के लिए लोग इच्छुक हों। दूसरा क्या है? जनता की क्षमता तथा इच्छा, अर्थात ऐसे सरकार के स्थायित्व के लिए जो कुछ भी करना आवश्यक हो उसके करने के लिए वे इच्छुक था, योग्य हो। मतलब अस्थायी सरकार के लिए जो व्यक्ति को योग्य बनाया गया है वो अस्थायी सरकार के लिए
क्या है, हर स्तर पर तैयार रहेंगे उसके साथ देने के लिए। समर्पण एवं योग्यता मतलब क्या हो, ऐसी सरकार के उद्देश्य को पूरा करने के लिए ऐसे लोगों से जो कुछ सरकार करना चाहे उसे करने के लिए वो उद्यत व सक्षम हो। मतलब क्या है, समर्पण एवं योग्यता, यदि सरकार उनसे चाहे, अपने नागरिकों से सरकार यदि चाह रही है कि वो क्या नाम है कोई काम करे, तो उसके लिए क्या करे, समर्पण होनी चाहिए और उसके लिए वो योग्य हो। ठीक है, तो वो हमेशा तत्पर रहे। ये है प्रतिनिधि सरकार के 3 तत्व। ठीक, प्रतिनिधि सरकार के कार्य, प्रतिनिधि सरकार के कार्य क्या होता है। प्रतिनिधि सरकार के कार्य, प्रतिनिधि सरकार के कार्य क्या है, ठीक है, प्रतिनिधि सरकार के कार्य क्या है उसके बारे में ये यहाँ बताया गया है। ठीक, क्या है, एक आदर्श प्रतिनिधि सरकार के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। मतलब इसके बिल के अनुसार प्रतिनिधि सरकार के कार्य क्या है, एक आदर्श राज्य सरकार के लिए प्रतिनिधि सरकार के लिए क्या उचित है, जीएस बिल बताते हैं। पहला क्या बता रहे हैं, नागरिकों का बौद्धिक तथा नैतिक विकास। मतलब सरकार जो नागरिकों का बौद्धिक और तथा नैतिक विकास जो है, सरकार को ऐसे कानूनों का निर्माण करना चाहिए जिनसे व्यक्तिगत विकास के अनुकूल वातावरण बनाया जा सके। व्यक्ति के बौद्धिक एवं नैतिक विकास के अनुकूल वातावरण बनाना ही राज्य का एक प्रमुख कार्य है। राज्य का एक प्रमुख कार्य है कि क्या होता है, व्यक्ति के बौद्धिक तथा नैतिक विकास के लिए वह कानून बनाए ताकि व्यक्ति का बौद्धिक और नैतिक विकास हो सके। ठीक है, उसके लिए क्या करना चाहिए सरकार को कोई कानून या नियम बनाना चाहिए जिससे लोगों का बौद्धिक एवं नैतिक विकास हो सके। दूसरा क्या है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। दूसरा व्यक्तिगत स्वतंत्रता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता क्या होती है, व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास तभी होगा जबकि सरकार द्वारा निर्मित कानून उसकी स्वतंत्रता का हनन ना करे। सही बात है, यदि किसी व्यक्ति के विकास आप चाहते हैं तो जो कानून बना है वो किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन नहीं करता है, तो वो व्यक्ति अपना व्यक्तिगत विकास सुचारू रूप से कर सकता है। ठीक, सरकार को कम से कम कानून बनाने चाहिए जिससे व्यक्ति की स्वतंत्रता की अधिक से अधिक रक्षा हो सके। सरकार ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, सरकार को कम से कम कानून बनाना चाहिए जिससे व्यक्ति के स्वतंत्रता का हनन ना हो। ठीक है, तो व्यक्ति क्या करेगा, वो ज्यादा से ज्यादा विकास करेगा। यदि हर जगह हमारे ऊपर कानून काम करेगा तो हम अपने विकास कहाँ करेंगे। इसलिए बिल ने कहा है कि नहीं, क्या है, कम से कम कानून का निर्माण करना चाहिए तभी आदमी स्वतंत्र रूप से अधिक काम करेगा। तीसरा क्या है, हस्तक्षेप की नीति। मतलब हस्तक्षेप की नीति मतलब हस्तक्षेप नहीं करने का नीति। सरकार को कम से कम हस्तक्षेप की नीति अपनानी चाहिए। मतलब किसी के कार्य में कम से कम सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। यदि किसी संस्था को कोई कार्य दिया गया है, किसी व्यक्ति को कार्य दिया गया है और उसे स्वतंत्र रूप से करने के लिए कह दिया गया है तो बेहतर काम करेगा। उसमें बार बार सरकार का हस्तक्षेप होगा तो वो क्या है, वो बेहतर काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, आगे, अधिक हस्तक्षेप करने की नीति में अधिक कर्मचारियों की आवश्यकता होगी और उससे शासन के कार्यों में गतिरोध की स्थिति उत्पन्न होगी। यदि अधिक हस्तक्षेप होगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपको नियुक्त करना पड़ेगा और ज्यादा से ज्यादा कर्मचारी होंगे तो ज्यादा से ज्यादा खर्चा आएगा। ठीक है, और हस्तक्षेप ज्यादा होगा तो इससे क्या होगा, गतिरोध उत्पन्न होगा। और गतिरोध जब उत्पन्न होगा तो व्यवस्था का भंग हो जाएगा। जो व्यवस्था बनाना चाहते हैं वो उचित रूप से नहीं चल पाएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या है इनका। पहला था प्रतिनिधि सरकार के कार्य, तो मताधिकार संबंधी विचार। इनके मताधिकार संबंधी विचार क्या है, मिल के मताधिकार संबंधी विचार है
कि ऐसे प्रतिनिधि प्रशासन का समर्थन किया था। मिल ने क्या किया, ऐसे प्रतिनिधि प्रशासन का समर्थन किया था जिनमें जनता द्वारा निर्वाचित अधिक से अधिक व्यक्ति भाग ले सके। मतलब जीएस मिल तभी कह रहे थे कि ऐसे प्रतिनिधि का प्रशासन बना, ऐसे प्रशासन की व्यवस्था की जाए जिसमें से ज्यादा लोगों के द्वारा निर्वाचित होकर लोग जाएं। ठीक है, तो ये व्यवस्था सही हो जाएगी। निर्वाचन में एक ऐसी निर्वाचन पद्धति का प्रयोग किया जाए जिसमें सरकार के कार्य का संचालन करने के लिए समाज के सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान एवं क्षमताशील व्यक्ति ही निर्वाचित हो सके। मतलब ये कह रहा था कि ऐसी व्यवस्था किया जाए, ऐसे कार्य का संचालन करने के लिए ऐसी व्यवस्था किया जाए निर्वाचन के लिए जिसमें ज्यादा से ज्यादा बुद्धिमान सर्वश्रेष्ठ क्षमताशील व्यक्ति ही निर्वाचित हो सके। मतलब ऐरू गैरू नत्थु खैरू ना आ सके, ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जिसमें शिक्षित ज्यादा से ज्यादा लोग हों, क्षमतावान व्यक्ति हो, बुद्धिमान व्यक्ति हो। तो इससे क्या होता है, इससे प्रशासन के काम में नियंत्रण सही ढंग से होता है, प्रशासनिक कार्य अच्छे ढंग से चलता है। ठीक है, ये हो गया। निर्वाचन संबंधी विचार में क्या है, शिक्षा संबंधी योग्यता। अब शिक्षा संबंधी योग्यता क्या होनी चाहिए, मताधिकार, जो मताधिकार देते हैं उनके लिए शिक्षा संबंधी व्यवस्था योग्यता क्या होनी चाहिए। मताधिकार उन्हीं लोगों को प्राप्त होना चाहिए जो एक निश्चित सीमा तक शिक्षा संबंधी योग्यता रखते हैं। मताधिकार के लिए जीएसबी कहते हैं कि ऐसा एक योग्यता रखनी चाहिए जो क्या है कि एक सीमा तक वो शिक्षित हो। ऐरू गैरू नत्थु खैरू के उन्हीं नहीं वोट डालने का अधिकार दिया जाना चाहिए। ठीक, फिर आगे क्या कहा रहा है, मिल ने क्या कहा, मैं इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता कि किसी ऐसे व्यक्ति को मताधिकार प्राप्त हो जो लिखना पढ़ना और सामान्य गणित भी न जानता हो। मतलब जीएस मिल कह रहे हैं कि मैं ऐसे लोगों को मताधिकार के प्रयोग के खिलाफ हूं जो लिखना पढ़ना और क्या है सामान्य गणित भी न जानते हो, जोड़ घटाना भी न जानते हो। ठीक है, तो ऐसे लोगों को मताधिकार का उपयोग करने का कोई अवसर नहीं दिया जाना चाहिए। शिक्षा में इन्होंने इतना ही कहा। ठीक, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ऐसे उम्मीदवारों का निर्वाचन किया जाए जो सद्गुणी हो, मतलब सद्गुणी हो, क्रिमिनल लोग नहीं, सद्गुण हो, जिसके अच्छे गुण हो, ऐसे लोगों को चुनाव में जिताना चाहिए। निर्वाचन बहुल मतदान और अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर होनी चाहिए जिसमें सद्गुणी एवं शिक्षित व्यक्तियों को ही निर्वाचन में सफलता प्राप्त हो। मतलब ये कह रहे हैं अनुपातिक, ठीक, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और बहुल मतदान के द्वारा ही चुनाव किया जाना चाहिए, जिससे बहुत बार चुनाव किया जाना चाहिए जिससे अच्छे व्यक्ति शिक्षित लोग ही आ सके। ठीक है, उनके कहने का मतलब ये था। स्त्री मताधिकार, मताधिकार मानव का एक स्वाभाविक अधिकार है जो प्रत्येक मानव को लिंग का भेद न रखते हुए प्रदान किया जाना चाहिए। स्त्री मताधिकार के लिए उन्होंने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति समान होता है और स्त्रियों को भी मताधिकार है, लोग मताधिकार का उपयोग देना चाहिए और लिंग के आधार पर भेद नहीं करना चाहिए। ठीक है, इन्होंने ये भी कहा है। सॉरी, सार्वजनिक मतदान प्रणाली, इन्होंने एक व्यवस्था क्या कहा है, सार्वजनिक मतदान प्रणाली। मिल महोदय क्या कहते हैं, सार्वजनिक मतदान के, मिल महोदय सार्वजनिक मतदान के पक्षधर थे। ठीक, पक्ष में वो कहते थे कि सार्वजनिक मत प्रणाली होनी चाहिए, इसके पक्षधर थे। ठीक, गुप्त मतदान प्रणाली के विरोधी थे, मतलब गुप्त मतदान जो किया जाता है उसके ये विरोध में थे। गुप्त मतदान प्रणाली एक दूषित प्रणाली है जो व्यक्तियों को भ्रष्ट साधनों का प्रयोग करने का अवसर देती है। गुप्त मतदान के द्वारा व्यक्ति क्या होता है, भ्रष्ट तरीके से भी किसी को चुनाव जिता सकता है गुप्त मतदान प्रणाली में, ये इसके विरोधी थे। ठीक है, मतदान सार्वजनिक और खुले रूप में होने से मतदान का कार्य निष्पक्ष एवं ईमानदारी से होता है। पहले हमारे यहाँ मतदान कैसे होता था, हाथ बात होता था, डायरेक्ट प्रत्यक्ष चुनाव होता था, अब अप्रत्यक्ष हो गया है। ठीक है, जैसे जैसे समय बदला अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली हो गई। ठीक है, और जीएसबी इसके विरोधी थे कि वो क्या कहते थे कि ऐसे भी लोग क्या अनुचित साधन का प्रयोग कर सकते
उसको जिताने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अपने को जिताने के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विद्वानों को विशेषाधिकार। विद्वानों को विशेषाधिकार। शासन संबंधी कार्य अत्यंत जटिल होते हैं। सही बात है, शासन संबंधी कार्य क्या होते हैं? अत्यंत जटिल होते हैं, जिनको केवल विद्वान एवं प्रतिभाशाली व्यक्ति ही समझ सकते हैं। ठीक है, प्रतिभाशाली और विद्वान व्यक्ति ही शासन में क्या है, अच्छी तरह से चलाने का मुद्दा रखते हैं। अतएव विद्वान को विशेष मताधिकार प्रदान करने चाहिए। एक मूर्ख की तुलना में एक विद्वान को अधिक मत प्रदान करने का अवसर मिलना चाहिए। उनसे प्रत्येक व्यक्ति को 1 से लेकर 5 तक मत देने का समर्थन किया है। 1 से लेकर के 5 मत, एक व्यक्ति 1 से लेकर 5 मत का प्रयोग करे, और ये कहता है कि एक मूर्ख व्यक्ति के स्थान पर एक विद्वान व्यक्ति को चुनाव में ज्यादा से ज्यादा वोट से जिताना चाहिए, जिससे शासन व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाया जा सके। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, एक इन्होंने क्या बताया, ठीक है, प्रतिनिधि सरकार के कार्य बता दिए। एक क्या इन्होंने बताया, मताधिकार संबंधी विचार इनका क्या था, और एक क्या था, व्यवस्थापिका संबंधी विचार। ठीक है, अब व्यवस्थापिका संबंधी विचार मैं कल इस पे डिस्कस करूंगा आप लोगों से। ठीक है, आज के लिए इतना ही।